वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। फ्रेंड, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड विद्यालय भर्ती 2021 में अभ्यास श्रृंखला में मैं यूपी टेट 2016 का सामाजिक विज्ञान का हल प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर आया हूं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। ए आयोसीओ, बी केनरीज, सी ब्राज़ील और डी वेनेजुला। तो फ्रेंड, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील। निम्नलिखित विकल्पों में देख लीजिए कि ब्राज़ील धारा अंध महासागर में बहने वाली एक गर्म जल धारा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा के कैबो डी साओ लाक के पास ब्राज़ील तट से टकराने के बाद होता है। यह धारा उच्च तापक्रम और उच्च लवणता वाली धारा। इसका पड़ोसी तट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गर्म प्रभाव पड़ेगा। पूछ रहा है गर्म प्रभाव। नेक्स्ट देखिएगा, डक्सेनबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? ए चीन, बी स्विट्जरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका और डी श्रीलंका। तो फ्रेंड, डक्सेनबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। व्याख्या भी देख लेते हैं फ्रेंड। डक्सेनबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। इस पर्वत को स्थानीय नाम क्वाथा लाम्बा है। इस पर्वत का पूर्वी ढाल तीव्र है। ऑरेंज, लिम्पोजो आदि नदियों का संगम इसी पर्वतों से होता है। वास्तव में यह पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तृत पठार का पूर्वी उच्च भाग है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति और डी बुध। तो आप लोग जानते हैं बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह को किसे कहेंगे? वह ग्रह जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए जाते हैं। जैसे पृथ्वी का अगर उपग्रह यानी सैटेलाइट की बात कर ली जाए तो चंद्रमा होते हैं, और मंगल की बात कर ली जाए तो फिबोस डीमोस हैं। बृहस्पति की बात कर लीजिए तो 67 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। तो सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं सिवाय बुध और शुक्र के। और बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, और शुक्र सूर्य से निकटतम में दूसरा ग्रह है। शुक्र को सांझ का तारा, भोज का तारा, पृथ्वी की बहन इत्यादि नाम कहकर संबोधित किया जाता है, और सौंदर्य का देवता भी कहकर संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलवासा की राजधानी है। तो सिलवासा की राजधानी ए लक्षद्वीप, बी दादर नगर हवेली, सी दमन और दीप और डी अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड, सिलवासा की जो राजधानी हो जाएगी दादर और नगर हवेली हो जाएगी। लक्षद्वीप की बात कर ली जाए तो कौरावती है। दमन और दीप की दमन है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो ईटानगर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श होती है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी लेटराइट मिट्टी। तो आपको पता होगा कि जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। इसे अन्य नाम जो है रेंगूर के नाम से कहा जाता है, और इसका जो निर्माण है वह ज्वालामुखी लावा के अपक्षय एवं अपर्दन से हुआ है। 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह भारत में पाई जाती दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। पहली की बात कर ली जाए तो जलोढ़ मिट्टी होगी, और इसका सर्वाधिक विस्तार यानी स्प्रेड कहाँ है इस सॉइल का? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित स्थलकिर्तियों में किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? ए छत्तक शिला, बी हिमोर और सी ब्रिभन घाटी और डी डोलानाइन। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिभंस घाटी। ब्रिभंस घाटी हो जाएगा। ब्रिभन घाटियों का निर्माण स्थलकिर्तियों में तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। इसमें धरातल का कुछ भाग क्या हो जाता है? धंस जाता है, और कुछ भाग उठ जाता है। धसाव के कारण ब्रिभंस घाटी का निर्माण होता है, और उठे हुए भाग को भ्रंशोद पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। राइन की ब्रिभंस घाटी इसका आदर्श उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें निम्नलिखित चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? ए पूर्णिमा, बी अमावस्या, सी प्रथम चतुर्थ और डी तृतीय चतुर्थ। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन लगेगा, और चंद्र ग्रहण का कब पड़ता है? तो जब पृथ्वी यानी सन की जो ये प्रकाश हैं, लाइट हैं, ये जब अर्थ पे पड़ती हैं और मून पे नहीं जा पाती, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ए 24 अक्टूबर, बी 25 अक्टूबर, बी
25 अक्टूबर 1945 और सी 26 अक्टूबर 1945 और डी है 25 अक्टूबर 1948। तो फ्रेंड यहाँ बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और विश्व में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे डी रूजवेल्ट, उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई 24 अक्टूबर 1945 को। और उसमें सभी देशों के 5 प्रतिनिधित्व ने अस्थायी सदस्य की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें पहला अमेरिका है, दूसरा ब्रिटेन है, तीसरा रूस है, चौथा फ्रांस है और पांचवा चाइना है। तो चलिए इस तरह हो गया। और इसमें आज अगर वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या पूछ ली जाए तो 193 हैं। और इसके सचिव की बात कर ली जाए तो एंटनी गुटरेस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, और सी डी 30 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। मतदान की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ने की उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा और विधान परिषद में चुनाव लड़ने की जो उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। केशवानंद भारती के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में और डी गोरखनाथ के मामले में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ भारती के मामले में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्याख्या व्यवस्था करता है। ए उच्च न्यायालय, बी जिला व सत्र न्यायालय, सी संसद और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? एडहॉक जज को क्या करेगा? हायर कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी प्रक्रिया बनी है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौन कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का वित्त मंत्री, सी राज्यसभा का सभापति और डी लोकसभा का स्पीकर। तो फ्रेंड लोकसभा का स्पीकर संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं। इसका जो डिसीजन करेगा वह लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर करेगा। और राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो लोकसभा स्पीकर वह पहले राष्ट्रपति से अनुमति ले लेता है, फिर वह विधेयक को पेश करता है संसद में, जिसके कारण जो है राष्ट्रपति की भी शक्ति वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही जो है अनुमति दे देता है। जिसके बाद निर्णय करने का जो अधिकार लास्ट जो होता है, अंतिम डिसीजन जो होता है, लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा को द्रुधुई किसने कहा? ए एडम्स, बी फॉवेल, सी डीवी और डी ओवी स्मिथ। तो फ्रेंड यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि एडम्स जो है शिक्षा को द्रुधुई प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें एक होते हैं शिक्षक, एक होंगे आपके शिक्षक और दूसरे होंगे आपके शिक्षार्थी। दूसरे क्या होंगे? आपके शिक्षार्थी। इस तरह शिक्षक व शिक्षार्थी जो हैं आपके दो ध्रुवीय प्रक्रिया हैं। नेक्स्ट देखिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पूछ रहा सम्मिलित नहीं है तो राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र के नाम से सम्मिलित है, इतिहास भी सम्मिलित है और भूगोल भी सम्मिलित है। केवल दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी नहीं सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? ए समय व शक्ति की बचत होती है, तर्क व चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ पुस्तकों को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। तो फ्रेंड विधि का व्याख्यान नहीं है, यानी व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। समय व शक्ति की बचत होती ही है, तर्क व चिंतन शक्ति का भी विकास होता है, पाठ पुस्तक को अधिक स्पष्ट किया जाता है। और यह व्याख्यान विधि मुख्यतः उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में ही उपयुक्त होती है। प्राथमिक स्तर पर ऐसी व्याख्यान विधि उपयोगी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा।
शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होना चाहिए? ए 55 डिग्री, बी 65 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी है 35 डिग्री। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ को जब शिक्षक पढ़ाता है तो 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होना चाहिए। साथ ही श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखने से पूर्व छात्रों के सम्मुख होकर विषय वस्तु को स्पष्ट शब्दों में बोलना आवश्यक है। यानी टीचर का एक कर्तव्य है कि वो जो चीज़ लिखे उसको स्पष्ट बोले, जिससे कि लास्ट लाइन में बैठा आदमी या बैठा विद्यार्थी उनको लेख को नहीं समझ पा रहा वह सुन कर लिख ले। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक करना, उपयोग सभी। तो देखिए फ्रेंड, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो उद्देश्य होता है सांस्कृतिक का विकास होता है, अंतर्राष्ट्रीय एकता और समझ विकसित होती है, अच्छे नागरिक के गुण विकसित होते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म तीर्थ में विश्वास करता है? ए बौद्ध धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी शैव धर्म और डी जैन धर्म। तो फ्रेंड जो तीर्थन का सिद्धांत मुख्यतः जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में आया, लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रथम हो जाएगा? तो जैन धर्म में हो जाएगा। और इसकी व्याख्या कर लें कि तीर्थन का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के तीर्थन है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत जोड़े। यद्यपि तीर्थनों का उल्लेख बौद्ध धर्म में भी है जो बुद्ध धर्म और संघ में है, परंतु तीर्थन सिद्धांत का बृहद व्याख्या जैन धर्म में की गई है। मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की? ए भास, बी कालिदास, सी भभूति और डी वाणभट्ट। तो भभूति ने मालती माधव की रचना की। मालती माधव नामक नाटक की रचना भभूति ने किया, जबकि भास जो है स्वप्नवास दत्ता एवं चारु दत्ता नामक ग्रंथों की रचना की। हर्ष चरित एवं कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना वाण ने की और ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव आदि की रचना कालिदास ने की, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? ए कीर्ति सिंह, बी अजीत मल, सी विजय सिंह और डी जय सिंह द्वितीय। तो जय सिंह द्वितीय ने ही दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कराया। अपितु इन्होंने दिल्ली के अलावा भी मथुरा में, उज्जैन में, जयपुर में कराया। तो इस तरह वह बहुत बड़े, इनका उपाधि थी मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। एक कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री और नगर नियोजक थे। नेक्स्ट देखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? ए 1878, बी 1880 और सी 1885 और डी 1888। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पारित हुआ 1878 में। ये क्या था? देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1978 में पारित किया, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसका जो का उद्देश्य था, देसी समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से सरकार के समाचार पत्रों के अधिकार नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया गया। इसे राजद्रोही लेख से दबाने के लिए और दंडित करने का अधिक सफल अस्त्र बनाया गया। इस अधिनियम के तहत सोम प्रकाश सहस्त्र जैसे कई समाचार पत्रों को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित किया गया। यह अधिनियम लॉर्ड लिट्टन के समय में पारित किया गया। किसके समय में? लॉर्ड लिट्टन के समय में यह पारित किया गया। और इस एक्ट को कौन हटा दिया? तो रिपन हटा दिए, यानी लिट्टन लाए और रिपन हटा दिए। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता रिपन को कहा जाता है, इसी कारण क्योंकि उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया? उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया। रिपन क्या हो गया? ये स्वतंत्र हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आप लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ए ओम, बी डब्ल्यू सी बनर्जी, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी महात्मा गांधी। तो डब्ल्यू सी बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम था और इसकी स्थापना 1885 में 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने शामिल किया। और ए होम इसके प्रथम क्या हो गए थे? अपना सदस्य बन गए थे।
चलिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ए जयप्रकाश नारायण, बी विनोबा भावे, सी जेबी कृपलानी और डी रणसिंह मेहता। तो विनोबा भावे जो थे भू आंदोलन का प्रारंभ करते हैं और 18 अप्रैल 1951 से करते हैं। कब करते हैं? 18 अप्रैल 1951 से करते हैं। विनोबा भावे को पहला भूदान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के पंचमपल्ली ग्राम में मिला। इसके बाद यह आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में फैल गया। 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ग्राम दान में बदल गया और ग्राम दान आंदोलन का आरंभ उड़ीसा में हुआ और बहुत सफल हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ए भगत सिंह, बी अशफाक उल्ला खां और डी सी राम प्रसाद बिस्मिल्ला और डी राजेंद्र लड़ी। तो फ्रेंड, यहाँ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा कि संबंधित नहीं थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की क्रांति ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को लूट लिया। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर काकोरी षड्यंत्र पर मुकदमा चला। इन 4 क्रांतिकारियों में कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन लाल राजेंद्र लहरी को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक खान उल्ला, रोशन लाल राजेंद्र लहरी को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह का संबंध इससे नहीं है। अच्छा, चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं। सुबंधु घट खरपक क्षणपड़पक और वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी? यह सभी गुजरात के शासक थे। बी, यह सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। सी, यह सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और डी, यह सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ऐतिहासिक अनुसूचियों के अनुसार गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इतिहास, दर्शन, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित 9 विद्वान, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, थे। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु बेताल, भट्ट, वरामीर, बरूची जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए, युद्ध का क्रम दिया गया है। चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है। फ्रेंड, यहाँ पूछा जा रहा है कि सुमेलित करिए। क्या कहा जा रहा है? सुमेलित कीजिए। तो चौसा का युद्ध आपका कब हुआ था? तो 1539 1539 में हुआ था आपका चौसा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड? तो ये 1529 में हुआ था। 1529 में हुआ था। और कन्नौज का युद्ध की बात कर ली जाए तो ये 1540 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध की बात कर ली जाए तो 1576 में हुआ था। चलिए फ्रेंड, इस प्रकार देखिए, चौथा का युद्ध 1539, घाघरा का 1529, कन्नौज का 1540 और हल्दी घाटी 1576। अब फ्रेंड देखिए, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए वारेन हेस्टिंग, टू सेकेंड क्लाइव, थर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस और फोर्थ लॉर्ड वेलेस्ली। तो फ्रेंड, यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें जो फर्स्ट हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव पहले हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही पहली प्लासी की लड़ाई में अपना बक्सर की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो क्लाइव यानी आए थे 1757 से 1760, यानी प्लासी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए थे क्लाइव। उसके बाद आ जाते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग आ जाते हैं जो 1772 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके कार्यकाल में, उस कार्यकाल दौरान वारेन हेस्टिंग आए। फिर आ जाते हैं कॉर्नवालिस 1786 में। कॉर्नवालिस आ जाते हैं 1786 में। और डी आ जाते हैं वेलेस्ली 1790 में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में निम्न में से किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा पाए जाते हैं? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो आपको पता है कि सुंदरबन डेल्टा जो है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के तट पर बनता है। भारत में सुंदरबन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसका विस्तार 1400 हेक्टेयर में है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी के डेल्टा में स्थित एक ज्वारी मैंग्रोव वन है। सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। यूनेस्को द्वारा सुंदरबन को 1987 में विश्व धरोहर
स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इससे बंगाल टाइगर इसमें बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, निम्नलिखित किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? महानदी, बी चंबल, सी सतलज और डी यमुना। तो फ्रेंड, उड़ीसा में जो नदी बहती है वो महानदी होती है और उड़ीसा में ही यह हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई 4777 मीटर तथा ऊंचाई 160 मीटर। सतलज नदी पर भाखड़ा नगर परियोजना स्थापित है। भाखड़ा बांध संसार का सबसे बड़ा ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जबकि चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल है, आटाकामा है, सहारा है, थार है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जानते हैं कि अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। उष्ण मरुस्थल सहारा है। जबकि आटाकामा कहाँ पे स्थित है? तो चिली में स्थित है। और चिली में स्थित आटाकामा में नाइट्रेट का बृहत्तम भंडार पाए जाने के कारण चिली नाइट्रेट के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान रखता है। थार मरुस्थल भारतीय महाद्वीप के पश्चिम में स्थित राजस्थान में है। और सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल जो साउथ अफ्रीका में स्थित है। 3.5 मिलियन वर्ग मीटर में स्थित है। और कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में ही पाया जाता है। तो इस तरह कालाहारी और सहारा मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन उष्ण मरुस्थल की बात हो रही है यहाँ। तो राइट आंसर आपका सहारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी उत्तराखंड और सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो मधुबनी बिहार से संबंधित लोक कला है। मधुबनी शब्द निहित है मधुबन का अर्थ होता है शहद का वन। क्या होता है? शहद का वन। यह कला राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इन कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, नीला, सिंधूरा और सुगापंखी रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ए नाइट्रोजन, बी लोहा, सी जिंक और डी पोटाश। तो फ्रेंड, धान का जो खैरा रोग हो जाएगा वो जिंक की कमी के कारण होता है। धान का खैरा रोग जिंक या जस्ता की कमी से होता है। इसे रोग में धान की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई हो जाते हैं। इसमें पौधे बौने हो जाते हैं और व्याप्त कम हो जाती है। रोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों की मुख्य समस्या बन गया। आलू क्या है? जड़ है, तना है, पुष्प है, पत्ती है। तो फ्रेंड, यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू क्या है? आलू एक तना है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो दक्षिणी अमेरिका के पेरू से प्रवेश करके आलू यहाँ पे आया है। इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? किंग ऑफ वेजिटेबल। आलू में प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है और विटामिन सी के अलावा अमीनो अम्ल जैसे टिफोफेन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन आदि पाए जाते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट आ रहा है कि खरीफ की फसल होती है। गेहूँ होता है, धान होता है, आलू होता है, चना होता है। तो फ्रेंड, यहाँ बता दें, खरीफ की फसल, इसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली आते हैं। कौन कौन आते हैं? धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली। रबी की फसल ठंडी की विशेष फसल होती है। नवंबर दिसंबर से बुआई होती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके अंदर गेहूँ, जौ, चना, मटर, मंसूर, सरसों इत्यादि आते हैं। और एक अन्य फसल होती है जायद। इसके अंतर्गत कुछ फल होते हैं जैसे खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी आदि को रखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मक्का का जन्म स्थान है। ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। तो आपको पता होना चाहिए कि मक्का मैजेज वर्ल्ड अमेरिका में है और मध्य अमेरिका में है। भारत में यह वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। यह सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत के राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में भी मक्के की खेती होती है। इस प्रकार जो ऑप्शन हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है नीला, सफ़ेद, लाल, पीला। तो प्रमाणित बीज के थैले पर जो टैग लगा होगा वह नीला रंग का होगा।
आधार बीज के द्विगुण कर प्रमाणित बीज द्वारा तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीज की थैलियों पर नीले रंग का प्रमाणित टैग लगा होता है, जिस पर संस्था के अधिकारित अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ओरेली कल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से, फल विज्ञान से। तो ओरेली कल्चर का जो संबंध हो जाएगा आपका सब्जी विज्ञान से होगा। पुष्पों का अगर अध्ययन हम लोग करेंगे तो फ्लोरिकल्चर में करेंगे, और फसल का करेंगे तो एग्रीकल्चर में करेंगे, और फल का करेंगे तो पोमोलॉजी में करेंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से फलों को पकाने में उपयोग में किए जाने वाला रसायन है। ए मीथेन, बी एथिलीन, सी सल्फ्यूरिक अम्ल और डी ग्लूकोज। तो एथिलीन गैसों का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन गैसों का प्रयोग किया जाता है रसायन को क्या करने के लिए, पकाने के लिए। एथिलीन गैस रूपी पौधे में पाए जाने वाला एक पादप हार्मोन है। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह पौधों की पत्तियों को एवं फलों को झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए भी किया जाता है। पपैन है, आम है, बेल है, पपीता है, केला है। तो पपैन पपीता होता है। पपीता में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। पपीता विटामिन ए का जो है स्रोत है। इसकी मध्य फल भित्ति खाने योग्य होती है, यानी मध्य फल भित्ति खाने योग्य होती है। मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट देखिएगा, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है, फल भित्ति, मध्य भित्ति, मार्शल एरिल, अंतः फल भित्ति। देखिए मार्शल एरिल विधि लीची का हो गया। पपीता का क्या हो गया, तो मध्य फल भित्ति खाया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अमरूद का फल भित्ति खाया जाएगा, पपीता का मध्य फल और बेल का जो है अंतः फल खाया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस मनाया गया था, और मेजर ध्यानचंद ने भारत को कई मेडल हॉकी में प्राप्त कराए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक खेलों ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ 1886 में, 1896 में, 1906 में, 1946 में। तो 1896 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। और अगर अब पूछ ली जाए 2020 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वर्ष कहाँ पे होगा, तो टोक्यो जापान में होगा। 4 साल बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट परीक्षण किया जाता है। रक्त द्वारा, मूत्र द्वारा, रक्त और मूत्र द्वारा उपयुक्त में से सभी। तो फ्रेंड, डोपिंग टेस्ट के माध्यम से पता चलता है कि कोई खिलाड़ी ऐसा तो नहीं है कि वो एनर्जी ड्रिंक ले लिया हो। तो इसकी जांच करने के लिए रक्त व मूत्र का वो सहारा लिया जाता है। डोपिंग टेस्ट परीक्षण खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त प्रतिबंधित सप्लीमेंट और एनर्जी ड्रिंक के प्रयोग की जांच हेतु किया जाता है। इसका परीक्षण के लिए नमूना के रूप में रक्त व मूत्र दोनों को लिया जाता है। डोपिंग टेस्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नाडा अधिकृत संस्था है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाडा कार्यरत है। नेक्स्ट देखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, खिलाड़ियों को, कोच को, शिक्षक को, वैज्ञानिक को। तो द्रोणाचार्य जो खेल में जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तथा गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, कि संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 43 और 44 हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कई शब्दों को जोड़ा गया, जिसमें पंथ निरपेक्ष शब्द था। नेक्स्ट देखिएगा, गुट आंदोलन, निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ, काहिरा में, मार्गेरिटा में, दिल्ली में, लुसाका में। तो फ्रेंड यहाँ मार्गेरिटा में हो जाएगा गुट निरपेक्ष का जो है सम्मेलन। गुट निरपेक्ष का 17वां सम्मेलन वेनेजुला के मार्गेरिटा द्वीप में संपन्न हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां सम्मेलन अजरबैजान में प्रस्तावित है।
नेक्स्ट देखिएगा, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है? तो सूचना का अधिकार यह एक विधिक अधिकार है, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा 2005 से लागू किया गया है। 15 जून 2015 कब लागू किया गया? तो इसकी जो डेट होगी 15 जून 2005 को लागू किया गया है। क्योंकि यह अधिनियम संसदीय प्रस्ताव के माध्यम से पारित हुआ, इसलिए यह एक विधिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार है। यह क्या है? एक विधिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में निम्नलिखित सदन नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो देखिए, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है और कर्नाटक में है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। वर्तमान राज्य में अगर बात कर ली जाए तो कितने राज्यों में विधान सभा का उच्च सदन है, यानी विधान परिषद है? तो ए उत्तर प्रदेश होगा, बी कर्नाटक होगा, सी बिहार होगा, महाराष्ट्र होगा, तेलंगाना होगा, मध्य प्रदेश होगा। लेकिन इसमें अब जम्मू कश्मीर का नाम क्या हो जाएगा? कट गया है। तो आप लोग याद करिएगा, उत्तर प्रदेश 1, बिहार 2, कर्नाटक 3, महाराष्ट्र 4, मध्य प्रदेश 5, तेलंगाना 6। 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया है? 52वां संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा? तो आपको पता होगा कि 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा शिक्षा को क्या कर दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेदों की बात करी जाए तो इसमें नया अनुच्छेद 21 का को इंक्लूड कर दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान, ये अलग अलग संविधान संशोधन है। जैसे 73वां संविधान संशोधन किया जाता तो पंचायती राज संस्था से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष इत्यादि शब्द को संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है? उर्वर स्थित, अंतर्जंघनी, बहिर्जंघनी और प्राणजंघनी? तो यहाँ पे सबसे बड़ी अस्थि जो है अस्थि यानी हड्डी कौन सी होगी? तो उर्वरस्थि। मनुष्य के पैर में फीवर, टिबेला, फिबेला, टांस तथा मेटाल्स अस्थियाँ पाई जाती हैं। इनमें फीवर सबसे लंबी और मजबूत अस्थि है, फीमर, तथा टिब्यूलोफिबुला के संधिकाल में एक गोल अस्थि पाई जाती है जिसमें घुटने की अस्थि या पटेला कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। तो देखिए, जल में घुलनशील क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन बी वसा में घुलनशील, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफिलार, विटामिन ई टेकोफिलार और विटामिन के नेप्टोक्यून है। तो जल में घुलनशील कौन सी हो जाएगी? तो विटामिन सी। और विटामिन सी का अच्छा स्रोत आपका नींबू हो जाएगा। नींबू का जो रस होता है वो उसमें विटामिन सी पाया जाता है, वो पानी में डालने से क्या हो जाता है? घुलनशील। और वसा में घुलनशील के बारे में बात कर लिया जाता है, ए होगा, डी होगा, ई होगा, के होगा, ये सब वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट देखिएगा, एक छात्र मेज पर रखी वस्तु को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव कर रही है किंतु श्याम पट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, तो उसे किस तरह का दृष्टि दोष है? देखो, दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, आसमान दृष्टि दोष है, वर्णदंता है। तो फ्रेंड, जो छात्र जो मेज पर रखी वस्तुओं को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव कर रही है, यानी वो क्या कर रही है? दूर दृष्टि से व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसमें नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है एवं पास की वस्तुओं से आई प्रकाश किरणें अपवर्तन के कारण केंद्रीभूत होने से पहले ही रेटिना पर पड़ जाती है, अर्थात फोकस बिंदु रेटिना के पीछे हो जाता है। फलतः निकट रखी वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि छात्र को दूर दृष्टि दोष है। इस दृष्टि से निवारण करने के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष है क्योंकि एक छात्र मेज पर रखी वस्तु को कठिनाई से अनुभव कर रही है। दूर दृष्टि का मतलब है दूर की चीज़ साफ दिखाई देगी, पास की चीज़ें जो है नहीं से आती। उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? चेचक है, बड़ी मात्रा, बी डिप्थीरिया, सी तपेदिक और डी टाइफाइड। तो जो है
टीबी या तपेदिक के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। और ये बच्चों के जन्म के समय ही लगा दिया जाता है टीबी से बचाव के लिए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं? तो भारतीय संगीत में कुल 12 स्वर हैं, जिसमें 7 शुद्ध होते हैं, 5 विकृत होते हैं। जिसमें सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या स्वर हैं? शुद्ध। और 5 विकृत स्वर होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है बम्बई में, अमृतसर में, आगरा में, जोधपुर में। तो स्वामी हरिदास सम्मेलन प्रतिवर्ष जो हो जाएगा मुंबई में हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी याद कर ले कि जैसे भी कोई भी संगीत से संबंधित कार्य है तो वह मुख्यतः जो है मुंबई में ही होगा। तो स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन एक उल्लेखनीय हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत और नृत्य समारोह है जो प्रतिवर्ष सुर श्रृंगार संस्था द्वारा बम्बई में आयोजित होता है। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का प्रथम आयोजन 1952 में किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, इजी क्वेश्चन है, तानसेन दरबारी गायक थे हुमायूं के, बहादुर शाह जफर के, अकबर के, औरंगजेब के? तो आपको पता होगा तानसेन जो थे अकबर के समकालीन नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट देखिएगा, जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता है? राग तरंगिणी, स्वरमेल, कलानिधि, गीत गोविंद और हृदय कौतुक। तो जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार हैं। नेक्स्ट देखिएगा, परिपेक्ष होता है पटल की गहराई, चित्र की ऊंचाई, चित्र की लंबाई, चित्र की गोलाई। तो परिपेक्ष होता है पटल की गहराई में, पटल की गहराई में होगा परिपेक्ष। नेक्स्ट देखिएगा, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध से हैं, जैन से हैं, सनातन से है, लेकिन क्या नहीं है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से लगभग 107 किलोमीटर दूर पहाड़ों को काट कर बनाई गई है। प्रारंभ में अजंता में 29 गुफाएं थे, परंतु वर्तमान में 1 है, 2 है, 9 है, 10 है, 16 है, 17 के चित्र यहाँ थे। 16वीं गुफा में मशहूर मरणासन कुमारी राजकुमारी का चित्र सबसे अधिक सुंदर है। 1983 में अजंता एवं एलोरा को विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना स्पूमेंटा, एचिंग, हैचिंग, चेराक्यूलो। तो इसका जो महत्व जगह पास पास रेखाएं खींचकर प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना हैचिंग कराता है। तो 150 प्रश्नों की श्रृंखला से वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।